हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। इस वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देकर ट्राई करूँगी कि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज अ करियर हम लोग लेते हैं तो आगे में क्या स्कोप है वो भी जानेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, और मैं कोशिश करूँगी कि एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगा। मे भी हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी इसलिए। तो चलिए, मैं सुचित्रा आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। तो चलिए जानते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो आप सभी को पता होगा। अब चलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर की हेल्प से बायोलॉजिकल डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, स्टोर करते हैं, विजुअलाइज और एनालाइज करते हैं। सिंपल तरीके से यह कह सकते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल क्वेरी है उसको कंप्यूटर की हेल्प से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड मैनी मोर, जिसकी मदद से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना, ये भी काम करते हैं। बायोलॉजिकल डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करना, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर हम चाहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ जानना है, लाइक इंट्रोन और एक्सोन कहाँ कहाँ पर है, तो हमें पता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कौन सा टूल हमें यूज़ करना है, जिसके माध्यम से हम लोग इस सीक्वेंस का इंट्रोन और एक्सोन एरिया हम लोग पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। हम लोग फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्रिडिक्ट कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर किसी बायोमोलिक्यूल का, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, एपिटॉप डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे काम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होते हैं। यहाँ तो मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स ही बताए हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल करना होता है, जैसे पर्ल प्रोग्रामिंग, आर, पाइथन, जावा, C++, ये सारी चीज़ें भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। NGS, जी हाँ, आप सभी लोगों ने NGS का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। तो NGS में बहुत एक बड़ा रोल होता है प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग हमें आना चाहिए ताकि हम लोग बायोलॉजिकल डेटा को अच्छी तरीके से समझ पाए। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट होता है। हम लोग कोई टूल भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि अगर हम लोग कोई एक प्रिडिक्टिंग टूल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग बायोलॉजिकल डेटा को इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ में हमें एल्गोरिदम को समझना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, किस तरह से काम होते हैं, क्योंकि वो सारे एल्गोरिदम को हम लोग यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्टिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों को ये भी चेक करना होता है कि वो जो हम लोगों ने टूल डिज़ाइन किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने मशीन लर्निंग अप्रोच के बारे में ज़रूर से सुना होगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। देखिए, इस वीडियो में आप सभी लोग हमेशा बायोलॉजिकल डेटा के बारे में सुन रहे होंगे। तो आखिर यह बायोलॉजिकल डेटा है क्या?
उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, किसकी स्टडी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि जिसमें जीवन हो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, अगर एकदम सिंपल तरीके से बोला जाए। जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, एनिमल हो गए। तो बायोलॉजी में हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल डेटा, जैसे हम लोग बात करते हैं डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, तो एकदम हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ ह्यूमन का। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी किससे बना रहता है, तो आप सभी कहेंगे कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, बनता है। तो हर सेल में आप सभी को पता है कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है, और हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जी हाँ, और डीएनए कहाँ पर लोकेट होता है? क्रोमोसोम में। तो देखिए, हम लोग इस एग्जाम्पल में ह्यूमन से स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग सेल पर बात किए, उसके बाद सेल पर बात करने के बाद हम लोग न्यूक्लियस पर बात किए, उसके बाद क्रोमोसोम, और उसके बाद डीएनए जीन के ऊपर हम लोग बात करने लगे। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल पर हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डेटा की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेट लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे काम होते हैं। इसमें से एक काम ये भी होता है कि बायोलॉजिकल सैंपल को लेकर उसकी सीक्वेंसिंग करना। बायोलॉजिकल सैंपल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस एरिया पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स के एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी, जैसे कि फिश का कोई पार्ट हो गया, उसे ले सकते हैं बायोलॉजिकल सैंपल में, या फिर कोई बैक्टीरिया का स्ट्रेन ले सकते हैं। अब वेट लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें उस सैंपल का हमें सीक्वेंस पता चलता है। उसके बाद हम लोग उस सीक्वेंस को अब हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से और हम लोग जान सकते हैं कि उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल डेटा को किस तरह से हेल्प करता है समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगी। अगर आपने एक बैक्टीरिया स्ट्रेन को आइसोलेट किया है और जीनोमिक डीएनए आपने पता कर लिया है, आपने सीक्वेंसिंग कर ली है, आपको पता है कि उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, लेकिन अब यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स किस तरह से मेरी हेल्प कर सकता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, जब हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो अब हम लोग सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होगा कि ओके, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये किस बैक्टीरिया स्ट्रेन का है, कुछ भी नहीं पता है, तो देखिए हमारे पास सीक्वेंस है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स यही बताता है कि अब हमें क्वेश्चन पूछना है कि अब हम लोग इससे क्या क्या पता कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये भी बताता है कि उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो देखिए, हमारे पास अभी सीक्वेंस है। अब हम लोग जानेंगे कि इससे क्या कोई सिमिलर, मिलता जुलता कोई सीक्वेंस है क्या डेटाबेस में। तो उसके लिए हमारे माइंड में पहले क्लिक होगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे NCBI ब्लास्ट में, जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि इससे मिलता जुलता मतलब कि सिमिलर सीक्वेंस डेटाबेस में कोई अवेलेबल है या फिर नहीं। हम लोग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को लेकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डोमेन को, और हम लोग इस सीक्वेंस को डेटाबेस में हम लोग सबमिट भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जाना, बहुत ही सिंपल तरीके में, कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं, ये किस तरह से काम करता है। बायोलॉजिकल डेटा के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब चलिए यह जानते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे लेना चाहिए।
जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल जो क्वेरी है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्यूटर की मदद से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इस वीडियो में पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आई थिंक मेरे हिसाब से उन्हें ही लेना चाहिए जिसे बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट हो, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिसर्च में मज़ा आता हो। देखिए, अगर आपको बायो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको इंटरेस्ट आता है नई नई चीज़ें जानने में, और मेन चीज़ है कि आपको डेप्थ में जानने में अच्छा लगता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सिंपल तरीके में कहा जाए तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग्स करने में अच्छा लगता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अगर आपको इसके बारे में जानना अच्छा लगता है, डेटाबेस को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो यह फील्ड आपके ही लिए है। बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि क्या मैं अगर आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर लेकर पढ़ता हूँ तो क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हैंडल क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्या ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो देखिए, इसका सीधा सिंपल यही आंसर है, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वह चीज़ आप बहुत ही आसानी में और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उन चीज़ों को समझेंगे और उस चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। अब यह जान लेते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेके हम लोग कौन कौन से डिग्री ले सकते हैं। देखिए, क्लास 12th के बाद अगर हमारा क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम है तो हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेने के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, और हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के बाद बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करना चाहते हैं तो क्लास 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना ही चाहिए। क्लास 12th क्लियर करने के बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप लेना चाहते हैं बीटेक में, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बताती हूँ, JEE मेंस और एडवांस का नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। उसको अगर हम लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, वहाँ पर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, जैसे IIT, NIT, BIT। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कौन कौन से नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं ताकि हमें फेलोशिप मिल सके। जैसे ICMR JRE, बिंक, DBT JRE, गेट, नेट, ICAR नेट और बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर उसको हम लोग क्रैक करते हैं, क्लियर करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें फेलोशिप देती है। अब सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लेकर कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेकर अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आगे बहुत सारे स्कोप्स खुले रहते हैं जॉब्स के लिए। जैसे हम लोग हेल्थ केयर कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, डेटा साइंस कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, फार्मा कंपनी में काम कर सकते हैं, R&D लैब्स में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोगों को बहुत ही अच्छी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो हम लोग IT सेक्टर में भी जा सकते हैं। आपको पता ही है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक रिसर्च का एरिया है जिसमें हमें रिसर्च पेपर भी लिखने होते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप किसी कंपनी के लिए आप पेपर राइटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आप एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे यूजर्स के लिए। कंपनी स्टार्टअप के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे आपको पूरा करना होगा। अब चलिए ये भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो आगे में कौन कौन से पोजीशंस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, SRF हो गया, रिसर्च असिस्टेंट हो गया, रिसर्च एसोसिएट हो गया, साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसके लिए हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी गया होगा, आई नो, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल पाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस में लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर बताइएगा। तो मैं क्या करूँगी कि मेरे जो चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूँगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, और उससे रिलेटेड ये सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियोज़ रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे जानकर खुशी हो कि मैंने जो बात कहने की जो कोशिश की है आप तक वो पहुंच पाया है। और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।